गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलो, तो आज हम न्यू टॉपिक देखने वाले हैं 8.11 जियो स्टेशनरी एंड पोलार सैटेलाइट। तो उससे पहले है ना, जो कल ये एक पोर्शन रिमेनिंग रह गया था कि T0 यानी कि जब कोई अर्थ सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत पास से जा रहा है, बहुत पास से, यानी कि H इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं, तब जो टाइम पीरियड मिलता है वो हमें फाइंड करना था। और ये इक्वेशन में मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो गया था। तो देखो, ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखी थी, यही है वो इक्वेशन। देखो, यही सेम इक्वेशन ये रही, सेम टू सेम 3/2 अपन √GM। सिर्फ H इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया है, तो ये इक्वेशन में अगर H इज इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा तो यही इक्वेशन मिलेगी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है पता है, ये कॉम्प्लिकेशन क्यों है पता है? क्यों? अब H इज इक्वल टू ज़ीरो कर दिया तो उसे मैंने T0 से लिख दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैं डायरेक्ट T0 फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर उसको स्क्वायर कर देता, अगर इस इक्वेशन का मैं स्क्वायर निकालूँ तो ये होगा T² इज इक्वल टू 4π² अंडर रूट निकल जाएगा GM अपन RE+H³ अब अगर इस इक्वेशन में इफ़ आई पुट H इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर हियर, देन माई इक्वेशन बिकम, देखो यहाँ पे नहीं है कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत एकदम शॉर्टकट में आने वाला है। अब अगर मैं इस इक्वेशन, सेम इक्वेशन ने सिर्फ स्क्वायर करके रखा हुआ है। इफ़ आई पुट H इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अर्थ के बहुत पास वाले सैटेलाइट के लिए, तो H इज इक्वल टू ज़ीरो करने पर ये इक्वेशन हो जाएगी T² इज इक्वल टू 4π² RE³ अपन GME। क्लियर? नाव यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में मुझे क्रिएट करना है स्मॉल जी, और स्मॉल जी की इक्वेशन है GME अपन RE²। तो इस RE³ में से RE² को मैं नॉमिनेटर के नॉमिनेटर में ले लेता हूँ एंड एक RE को रहने देता हूँ। देन माई इक्वेशन बिकम 4π², RE एक ऊपर ही है, RE का जो दूसरा स्क्वायर था वो नॉमिनेटर में था, वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा GME अपन RE²। अब इसे मैं स्मॉल जी से डिनोट कर सकता हूँ। देन T² इज इक्वल टू 4π² अपन RE अपन G। ना, अब मैं T0 फाइंड करने की कोशिश करूँ, ये T0 ही है क्योंकि H इज इक्वल टू तो मैंने ज़ीरो कर दिया है, ये T0 ही है। देखो यहाँ पे H की वैल्यू है वो मैंने इज इक्वल टू ज़ीरो कर दी है। ओके, देन ये T0 ही है। देन इफ़ आई फाइंड T0, देन माई इक्वेशन बिकम 4 का रूट निकालोगे तो 2, π² का रूट निकालोगे तो पाई, RE अपन G का कोई रूट नहीं निकलेगा, इसीलिए RE अपन G। तो यहाँ से बहुत इजीली डिराइव होने वाली थी, बट इसको मैंने स्क्वायर में नहीं कन्वर्ट करके कॉम्प्लिकेशन कर दिया था इस इक्वेशन को कल। ओके, तो यहाँ से याद रख लेना, अर्थ के बहुत पास वाले सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड की इक्वेशन है T0 इज इक्वल टू 2π√RE अपन G। क्लियर? अब अगर यहाँ पे RE और G की वैल्यू रख दोगे ना, तो आपको नियरली इक्वल टू 85 मिनट्स आंसर मिलेगा। यानी कि जब अर्थ के बहुत पास से सैटेलाइट पास हो रही है, तब टाइम पीरियड 85 टू 100 मिनट के पास में होता है, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, देखते रहना यहाँ पे 8.11, आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपकी बुक में राइट साइड पे, जियो स्टेशनरी। वैसे ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलार सैटेलाइट, क्योंकि जिसको भी सैटेलाइट के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उसे पता होता है। हम बहुत बार सुनते रहते, टीचर्स भी बताते रहते, नहीं सुना है तो आज पता चल जाएगा, चिंता मत करो। सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी एंड पोलार सैटेलाइट्स। अब ध्यान देना, चलो सबसे पहले बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सोचो, अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से सुना, अगर ऐसा हो जाए कि मैं RE+H की वैल्यू ऐसी ले लूँ कि उसकी वजह से जो मुझे टाइम पीरियड मिल रहा था वो 24 आवर हो जाए सैटेलाइट के लिए। अगर मेरे पास कोई सैटेलाइट है, इक्वेशन चाहिए, ये रही इक्वेशन, ये रही हमारी इक्वेशन, इसको स्क्वायर में कर, सॉरी ये रही इक्वेशन, स्क्वायर में निकालोगे तो यहाँ पे अगर T इज इक्वल टू 2π√RE+H⁻³ अपन √GM है, अगर इसके अंदर मैं टाइम पीरियड को 24 आवर कर दूँ तो H क्या होना चाहिए? क्लियर हो रहा है? यानी कि RE+H के लिए इसको ऊपर ले लो, ये देखो 8.43 राइट साइड पे इक्वेशन दिख रही है आपको, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ध्यान, अरे अरे यार, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से। तो यही है वो इक्वेशन जिसके अंदर RE+H को अकेला करके रखा हुआ है।
देन यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ वो इक्वेशन, आर ई प्लस एच रेस टू 3/2 था, उसे इस तरफ दे देंगे, यहाँ पे पहले टी स्क्वायर में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। ओके देखो ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, इसको कन्वर्ट करके रखा हुआ है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपन जी एम ई इंटू आर ई प्लस एच रेस टू क्यूब। अब जी एम ई ऊपर 4 पाई नीचे, अब 1/3 हो जाएगा, टी आर ई प्लस एच क्यूब है तो 1/3 हो जाएगा राइट साइड पे, उस वजह से आया टी स्क्वायर जी एम ई अपन 4 पाई स्क्वायर रेस टू 1/3। अगर ये 1/3 ये निकालूंगा तो अब अगर इस इक्वेशन में टी की वैल्यू में 24 आवर रख देता हूँ, आर ई की वैल्यू पता है और बाकी सारी वैल्यू भी पता है, तब अगर टी की वैल्यू में 24 आवर रख दूँ, यानी कि जो मेरे अर्थ, ये मेरी अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, अर्थ के आसपास जो भी सैटेलाइट मूव कर रहा है, अगर उसका टाइम पीरियड 24 आवर हो जाए, तो फिर तब जो मुझे हाइट मिलेगी वो हाइट है 35,800 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये इतनी हाइट है, जब अर्थ से इतनी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हाइट है, इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आरी, आरी से बहुत ज़्यादा हाइट है। अगर मैं उस हाइट पे जब ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, तब उसका टाइम पीरियड हो जाता है 24 आवर। और जब किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर 24 आवर है ना, तो वो सैटेलाइट अर्थ से देखने पे मूव कर रहा है ऐसा लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ का भी टाइम पीरियड है 24 आवर। अब देखो ये सैटेलाइट की अगर इस सैटेलाइट को 24 आवर में एक राउंड पूरा करना है, और सेम वे में अर्थ को भी अपने इस पॉइंट, अर्थ के इस पॉइंट को भी 24 आवर में एक राउंड पूरा करना है, तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको सैटेलाइट स्टेशनरी दिखेगा। अर्थ जैसे मूव कर रही है वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी मूव कर रहा है, एक सेम वे में दोनों मूव कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको इन दोनों सैटेलाइट ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इस पॉइंट से स्टेशनरी दिखेगा। तो जिस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर होता है, उस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्रिएट करने के लिए हमें उस सैटेलाइट को बहुत ज़्यादा 35,800 अप्रॉक्सीमेटली 36,000 जितनी हाइट पे रखना होगा। और ये अर्थ के ऊपर से अर्थ के साथ साथ घूमना भी चाहिए, ये तभी पॉसिबल है। ध्यान से सुनो, आपने देखा है हमारी जो अर्थ है ना, वो बीच में से थोड़ी सी इस टाइप की है, बीच में से थोड़ी ज़्यादा है, इस इक्वेटोरियल पे बहुत ज़्यादा उसकी वाइड रेडियस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे उसकी रेडियस पोल पे उसकी रेडियस थोड़ी कम है। तो इस सैटेलाइट को, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हमें इस इक्विटेब्रियल इक्विट ये क्या वर्ड है, इक्विट यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे से प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं हो रहा है, इक्वेटोरियल ओके इक्वेटोरियल, इस इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो है ना, अर्थ की इक्वेटोरियल ऑर्बिट, उसी के अंदर रखना होगा। क्यों? क्योंकि बीच में से वो बहुत ज़्यादा चौड़ी है। तो उससे क्या होगा, अर्थ की सरफेस से इस सरफेस के ऊपर सैटेलाइट रखोगे फिर भी वो अर्थ की ग्रेविटी में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट पे सैटेलाइट रख दूंगा तो वो अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इक्वेटोरियल ऑर्बिट या फिर इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रखना होगा। जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर इतनी हाइट पे रखोगे, किसी सैटेलाइट को इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर इतनी हाइट पे रखोगे, तो वो जियो स्टेशनरी हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड 24 आवर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और इसका बेनिफिट क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, आपको पता है? तो हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं ना, उसमें मोस्ट ऑफ द सिग्नल है ना, यहाँ पे अर्थ के ऊपर आयोनोस्फीयर होता है, आयोनोस्फीयर होता है। तो ये आयोनोस्फीयर है ना, क्या करता है पता है, यहाँ से हम सिग्नल भेज रहे हैं ट्रांसड्यूसर से, और यहाँ पे रिसीवर में, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके रिसीवर पे जा रहा है। हर बार जो भी सिग्नल भेजोगे आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, ये सब भी आपने पढ़ा हुआ है। तो आयोनोस्फीयर से अगर मैं कोई बैंडविड्थ या फिर मैं कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी भेजूँ जो आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट ना हो पाए, तो वो बाहर निकल जाएगी। और आयोनोस्फीयर सिर्फ और सिर्फ बहुत कम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है ना, वो मेगा में बहुत ज़्यादा होती है। रेडियो, ये जो हमारा रेडियो वेव है ना, रेडियो वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक होती है। वो किलोहर्ट्ज भी होती है, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक होती है। और ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है, रेडियो वाली फ्रीक्वेंसी, वो आयोनोस्फीयर से आसानी से रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो रेडियो कम्युनिकेशन या फिर रेडियो जो है ना, उसके ऊपर कोई भी टेलीविज़न चलाना है, कुछ भी ब्रॉडकास्ट करना है, तो उसके लिए आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट कर सकता है। बट टेलीकम्युनिकेशन में, जैसे
टेलीकम्युनिकेशन में आप जैसे सोचो कि अभी ये जो वीडियो है मैंने यूट्यूब की एप्लीकेशन पे अपलोड करके रखा है। अब इंडिया में यूट्यूब का कोई ना कोई सर्वर होगा, वहाँ से आपके सर्वर पे या फिर आपका जो रिसीवर है उसके अंदर ये सारा वीडियो आप देख पा रहे हो। तो जब टेलीकम्युनिकेशन यानी कि इंटरनेट सोर्सेज या फिर टेलीविज़न, ये सारी चीज़ों के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बहुत ज़्यादा 100 मेगाहर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। ये एक्चुअली में टेलीविज़न की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट ही होती है 88 मेगाहर्ट्ज के ऊपर से, तो 88 या फिर 100 मेगाहर्ट्ज से तो स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा कि टीवी की चैनल है ना, टीवी के चैनल 100 से बहुत बहुत सारे सेटअप बॉक्स में देखा हो 100 से स्टार्ट होती है और 999 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ये सब इन सारी चीज़ों के बारे में हम 12th में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो अभी। ओके, तो याद रखो ये बहुत ज़्यादा मेगाहर्ट्ज है जो आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। तो उस टाइम पे क्या चाहिए हमें? सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो एक वाइड एरिया में, हमारे रीजन के वाइड एरिया में ब्रॉडकास्ट करने में हमें मदद करे। यहाँ से मैं सिग्नल भेजूँ तो मेरे पास ऐसा कोई सैटेलाइट है जो उसे रिफ्लेक्ट करके फिर से हमारे ही एरिया में फिर से भेज सकता है। क्लियर हो रहा है आपको? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिर ये जो मटेरियोलॉजी सोर्सेज हमें फाइंड करना है उसमें भी थोड़ा बहुत यूज़ होता है। याद रखो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। डिफेंस में भी यूज़ हो सकता है क्योंकि हमारे एरिया के ऊपर पूरा उसका फोकस रहता है। मेनली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंडिया में इनसेट सीरीज से सेंड किया जाता है। ये जो इनसेट सीरीज है ना, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और दूसरा एक है जीसेट। ये जी सेट के बारे में आपने सुना होगा, इनसेट शायद नहीं भी सुना होगा। जी सेट तो अभी लास्ट प्रीवियस जनवरी में जी सेट 30, शायद मेरे से कोई गलती हो रही होगी तो देख लेना, मुझे डेट याद है 17 जनवरी 2020 में ये जी सेट 30 अभी लास्ट टाइम लॉन्च हुआ है। जी सेट का तो बहुत ईजी फुल फॉर्म है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये इंडियन सीरीज़ है और ये हमारे पूरे एशिया में सबसे बड़ी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होने वाली टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो इसरो लॉन्च करता है। ओके, तो इनसेट और जी सेट हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की सीरीज़ है हमारी। ओके, ये थोड़ी बहुत डिस्कशन मुझे पता थी तो वो मैंने बता दिया। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पता चल गया। जियो स्टेशनरी यानी कि अर्थ के ऊपर से देखने पर वो मुझे स्टेशनरी लगना चाहिए, उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर, यानी कि वो एक सर्कल 24 आवर में ही ख़त्म करता है। अब बात करते हैं पोलार सैटेलाइट की। चलो, तो पोलार सैटेलाइट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते रहना। पोलार सैटेलाइट, पोलार के नेम पे से ही पता चल जाता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये मेरी अर्थ है तो वो पोल वाली डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, पोल वाली डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो पोलार सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, बार बार पूछते। प्रीवियस ईयर की प्रिलिमिनरी एग्जाम अभी जो जनवरी में आती है ना, 26 जनवरी के बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन था, पोलर सैटेलाइट की मोशन की डायरेक्शन कौन सी है? तो नॉर्थ से साउथ होती है, याद रखो, नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, पर मेनली बोलते हैं नॉर्थ से साउथ। जबकि हमारी अर्थ जो है ना, अर्थ वो ईस्ट, ये रहा हमारा ईस्ट और ये रहा हमारा वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट में मोशन करते रहती है। अर्थ की मोशन ईस्ट से वेस्ट में होती है, तब जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो नॉर्थ से साउथ मूव करती है। क्लियर रखो, अर्थ की डायरेक्शन, अर्थ के मोशन की डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट टू वेस्ट। ये सिर्फ जीके के लिए। वीनस, मार्स एंड शायद यूरेनस, ये तीन जो प्लेनेट है ना वो वेस्ट से ईस्ट में मूव करते हैं। वीनस, मार्स एंड यूरेनस, ये तीन जो प्लेन है ना वो वेस्ट से ईस्ट में मूव करते हैं। बाकी सारे जो हमारे प्लेनेट जो है, मर्क्यूरी ले लो, अर्थ ले लो, ये जुपिटर ले लो, ये सारे के सारे ईस्ट टू वेस्ट में ही मूव करते हैं। याद रखो, हर एक जो प्लेनेट है वो इससे इस तरीके से ही मूव नहीं करते। ये तीन जो प्लेन है वो इस तरीके से मोशन में आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये सिर्फ जीके के लिए। अब हमारे पोलर सैटेलाइट पे आ जाते हैं। चलो, तो पोलर सैटेलाइट कौन सी डायरेक्शन में मूव करे? नॉर्थ टू ईस्ट। अब इस पोलर सैटेलाइट के लिए हमें हाइट चाहिए सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। ध्यान से देखना, हमें हाइट चाहिए पोलर सैटेलाइट के लिए 500 टू 800 किलोमीटर। जो अब ये जो हाइट है वो हमारी आरी से बहुत कम है।
इस वजह से जब ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे टाइम पीरियड एच की वैल्यू, तो आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा ना वो टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट होगा। ये मैंने बताया था ना, अभी अभी मैंने बताया ना कि प्रीवियस वीडियो में हमारे ये इक्वेशन रह गया था। क्या बताया था? जब हम अर्थ सरफेस के बहुत पास से मूव करते हैं, एच इज नियरली इक्वल टू 0 होता है, तब टाइम पीरियड 85 मिनट। तो ये तो बहुत पास में, जब 500 होता है तो 100 मिनट के आसपास होता है, अभी मैंने बताया था। तो रिमेंबर रखो कि पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 100 मिनट। पोलर सैटेलाइट की मोशन की डायरेक्शन है नॉर्थ टू ईस्ट, अर्थ की मोशन की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। पोलर सैटेलाइट के लिए हाइट है 500 टू 800 किलोमीटर। ओके, पोलर सैटेलाइट में क्या है पता है? पोलर सैटेलाइट इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि एक सर्कल 100 मिनट में ख़त्म कर देता है, यानी कि वो 1 डेज में मैनी टाइम्स किसी एक अल्टीट्यूड में से पास हो जा, किसी एक अल्टीट्यूड में से वो एक से ज़्यादा बार पास हो जाएगा। पोलर सैटेलाइट 100 मिनट 100 मिनट 100 मिनट 100 मिनट 100 मिनट को ऐड करते जाओ तो सोचो 24 आवर में कितनी मिनट होती है, तो एक डेज में ही वो कितनी बार किसी एक अल्टीट्यूड को पास करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम क्या है पता है? कि पोलर सैटेलाइट बहुत पास से जा रहा है। मान के चलो कि ये हमारी अर्थ है, अब इस अर्थ के यहाँ से ही पोलर सैटेलाइट जा रहा है, तो वो क्या करेगा पता है? इस पूरी की पूरी अर्थ का सिर्फ यही पोर्शन जो है, उसके पास जो भी वाइड एंगल कैमरा है उससे सिर्फ पूरी की पूरी अर्थ का इतना ही एरिया वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इतनी दूर रखा होता है, वो अपनी पूरी अर्थ को ऑब्जर्व कर सकता है। क्लियर हो रहा है? बट पोलर सैटेलाइट इतने पास में रखा होता है कि वो बहुत कम एरिया है जिसे वो ऑब्जर्व कर पाता है। तो पोलर सैटेलाइट का बेनिफिट ये है कि वो एक स्ट्रिप को एक बार 100 मिनट में ही कवर कर लेता है, एक राउंड नॉर्थ टू ईस्ट। बट उससे ऑब्जर्व करने में बहुत कम एरिया मिलता है उस टाइम के अंदर, यानी कि वो स्ट्रिप बाय स्ट्रिप ऑब्जर्व करते रहता है। ये कहूँ तो चलेगा? देखो यहाँ पे आपकी बुक में फिगर है, मुझे रिमेंबर ही नहीं था। ये रही फिगर, देखो ध्यान से इस फिगर को देखो तो आपको पता चलेगा कि ये जो पोलर सैटेलाइट है, ये पोलर सैटेलाइट में क्या होता है, देखो नॉर्थ से साउथ तो वो जा रहा है, नॉर्थ के ऊपर वो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई हुई ना, वो हमारे अर्थ के मोशन की डायरेक्शन है, नॉर्थ के ऊपर जो दिखाई। और ये जो डॉट 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 लाइन है डार्क के अंदर, वो हमारे पोलर सैटेलाइट की डायरेक्शन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पोलर सैटेलाइट स्पीड से मूव तो कर रहा है, बट जैसे आप देखो स्ट्रिप 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 है। वो क्यों स्ट्रिप है पता है? इतनी सारी स्ट्रिप ये दिखा रहा है कि पोलर सैटेलाइट एक टाइम में कितना रीजन ऑब्जर्व करेगा। क्लियर हो रहा है आप? वो कम रीजन ऑब्जर्व करेगा, क्यों? क्योंकि बहुत पास से जा रहा है, तो उसका एंगल इतना ज़्यादा रीजन ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रहा है? उस वजह से पोलर सैटेलाइट के बेनिफिट भी है, पोलर सैटेलाइट भी सेम। पोलर सैटेलाइट मेनली यूज होता है ऑब्जर्वेशन में, यानी कि मटीरियोलॉजी में, फिर डिफेंस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, शायद रिमोट सेंसिंग में भी शायद यूज़ होता है। यहाँ पे पोलर सैटेलाइट के बारे में मुझे पता है, उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है कुछ तो लिखा था, पता नहीं हो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट ये जो मैंने बताया ना मेनली मटेरियोलॉजी, वो रिमेंबर देखो एनवायरमेंटल स्टडी, ये रहा, मुझे मिल गया। लास्ट में जो लाइन है ना, लास्ट में एक लाइन है, देखो एक्सट्रीमली यूज़, ये जो लाइन है एक्सट्रीमली यूज़ वाली, इट्स एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी एज वेल एज एनवायरमेंटल स्टडी। ये मैंने बताया था। टेलीकम्युनिकेशन में पोलर सैटेलाइट बहुत कम यूज़ होते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत पास से जा रहे हैं, वो अगर कम्युनिकेशन करना भी चाहे तो बहुत पास वाले दूसरे पास वाले रीजन में ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत दूर दूर तक कम्युनिकेशन करना, इंटरनेशनल सोर्स देखने, तो हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए। इसीलिए पोलर सैटेलाइट का यूज़ जहाँ पे अच्छा हो रहा है वहाँ पे ही वो लोग कर रहे हैं, दूसरी जगह पे नहीं कर रहे। ओके, चलो अब हमारे इस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वेटलेसनेस, और ये बहुत इजी वन है, ये हमने आगे भी देखा हुआ है। ओके, क्या टॉपिक है? मैं हेडिंग लिख देता हूँ, वेटलेसनेस। चलो इसके अंदर ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, समझने की कोशिश करना। देखो पहले तो इसके अंदर 3 वर्ड्स है, वेट, लेस, और ये एक सिर्फ कैरेक्टर दिखाने के लिए नेस लिखा हुआ है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो वेट क्या है, व्हाट इज़ द वेट? तो जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर खड़े हुए, देखो यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो उस पर्सन के ऊपर अर्थ के ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लग रहा है, उस वजह से वो अपना वेट ऑब्जर्व कर पाता है या फिर वेट फील कर पाता है। सोचो वो स्पेस में चला जाए तो, जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो वो अपना वेट नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ही मूव करते रहेगा।
क्लियर हो रहा है? तो मेनली जो वेट है वो हमारे फोर्स की वजह से है। अब फोर्स की वजह से भी वेट नहीं है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को, सोचो कि हमारी अर्थ की सरफेस है, ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब उस वजह से भी उससे वेट नहीं फील हो रहा है, ये वेट तो उस वजह से फील हो रहा है क्योंकि उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी अर्थ सरफेस का नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी कि ये नॉर्मल जो फोर्स है वो इस वेट को बैलेंस कर रहा है, सॉरी इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, उस वजह से ये जो फोर्स है हमें वेट के रूप में फील होगा। सेम वे में अगर इस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मैं स्केल रख दूँ तो सोचो मैंने इस तरीके से स्केल रख दिया, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो ही रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को ये स्केल अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करना चाहिए, उस वजह से इस स्केल के अंदर जो ये स्प्रिंग रखी होती है ना, चलो इसे जूम करके ड्रॉ करते हैं। समझो कि ये मेरी स्केल है, उसके ऊपर ये रखा है मेरा ऑब्जेक्ट। अब देखना ध्यान से, स्केल के अंदर क्या है, हम सबसे इजी वन स्प्रिंग बैलेंस वाली स्केल लेते हैं। सोचो कि ये एक स्केल है, अब क्या होगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में अप्लाई होगा, उस वजह से क्या होगा पता है, ये स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस होगी, ये स्प्रिंग जो है थोड़ी सी कंप्रेस होगी, जितना भी इसके अंदर कंप्रेशन होगा उतना उसके अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी उसको अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगी। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है वो मेजर करेगा कि कितना वेट इसके ऊपर इस फोर्स की वजह से लग रहा है। अब सोचो अगर मैं स्केल को लेके मून पे चला जाऊं, यहाँ पे मुझे वेट मिल रहा है मेरा 100 न्यूटन, अगर मैं मून पे चला जाऊं जहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स कम अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे शायद मुझे यही मेरा वेट जो है वो वहाँ पे शायद 80 न्यूटन मिलता। तो अब तो आपको पता चल रहा है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स होगा जो मेजर करेगा कि कितना वेट है। अब देखना वेट के अंदर लेस ऐड करने वाले, वेट पता चल गया वेट कैसे मेजर करते। अब लेस कैसे ऐड करते पता है, अगर मैं यहाँ से अर्थ की सरफेस निकाल दूँ, सोचो कि जिस सीलिंग के ऊपर मैंने इसे रखा हुआ है वही निकाल दूँ, कोई कोई सीलिंग या फिर कोई भी इसे सपोर्ट करने के लिए कोई स्पेस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। अब अगर इसके ऊपर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा भी है तब भी ये फ्री फॉल हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की तो इफेक्ट हो ही रही है, बट उसके सामने वाली डायरेक्शन में उसे सपोर्ट करने के लिए कोई भी सरफेस नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्यों, क्योंकि अगर ये कंप्रेशन हो रहा है तो उसे बैलेंस करने के लिए नीचे से सपोर्ट तो चाहिए ना, सपोर्ट ही नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो डाउनवर्ड खींच रही है। तो जब भी ये डाउनवर्ड में जा रहा है तब ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं है, और अगर कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं है तो वेट कुछ भी मेजर नहीं होगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं वेटलेस। यानी कि जब अगर बॉटम में कुछ नहीं है, यानी कि जब फ्री फॉल हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ फ्री फॉल के टाइम पे क्या होता है, हमें बैलेंस करने के लिए कोई भी, यानी कि हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं होता है हमारे पास, या फिर नॉर्मल फोर्स नहीं होता है। तो उस टाइम पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमें नीचे की ओर ले जा रहा होता है, तब हम कोई भी हमारा वेट मेजर नहीं कर पाते या फिर कोई भी वेट फील नहीं कर पाते। उस वजह से उस टाइम को कहते हैं उस टाइम पे जो फील होता है उसे कहते हैं वेटलेस, और उस कंडीशन को या फिर उस फिनोमिना को कहते हैं वेटलेसनेस। क्लियर हो रहा है? अब ये फिनोमिना यहाँ पे क्यों आ रहा है, आपने सुना होगा, वैसे तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, हमने जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे ना तब एक लिफ्ट वाला एग्जाम्पल था, रिमेंबर करो लिफ्ट वाला, शायद ये चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया बट मुझे पता है लिफ्ट वाला एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर लिफ्ट के अंदर एक पर्सन खड़ा होता है जो वो एक स्केल के ऊपर खड़ा होता है, और उसमें एक फोर्थ कंडीशन है, देखना फोर्थ कंडीशन है, जब लिफ्ट फ्री फॉल हो, लिफ्ट ब्रेक डाउन हो जाए और फ्री फॉल हो रही है, तब क्या होगा, जितना उसको ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में लगेगा उतना ही उसको अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। तब आपने नाम सुना होगा सूडो फोर्स, आपने नेम सुना था सूडो फोर्स, अब मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए सूडो फोर्स अपोजिट में सेम फील होता है। तो ये जो सूडो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है। ओ सॉरी, जी जो है, ये जो जी है सेम वेट का, ये फोर्स है वही ये फोर्स है, सेम वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका जितना जी है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में जी है। तो दोनों की वजह से टोटल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी है उसकी इफेक्ट ज़ीरो हो जाती है। उस वजह से क्या होता है पता है, जब भी ये फ्री फॉल होता है तब यहाँ पे कोई भी वेट मेजर नहीं होता। ये एक एग्जांपल हमने आगे देखा था। अब बात करते हैं यहाँ पे ये वेटलेसनेस वाली कंडीशन इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्यों है। तो वैसे ही सेम वे में
अगर सोचो ये मेरी अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, उस अर्थ के ऊपर यहाँ पे मैंने कोई सैटेलाइट रखा हुआ है, तो अब ये सैटेलाइट जैसे जैसे मोशन करेगा उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और कोई फोर्स तो अप्लाई हो ही नहीं रहा है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं है। तो उस टाइम पे इस पूरी सैटेलाइट के अंदर, उस पूरी सैटेलाइट के हर एक कंपोनेंट, उसके इनसाइड के हर एक कंपोनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, रिएक्शन फोर्स कोई नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम ये कह सकते हैं ये फ्री फॉल हो रहा है। जब भी ये अर्थ की किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होने की वजह से, हाँ, वो इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे 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 यहाँ पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे आने की कोशिश करता है ऐसे, ये आप अभी उसकी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। उससे बैलेंस करने के लिए सरफेस ही नहीं है कि रिएक्शन फोर्स दे, रिएक्शन फोर्स देने के लिए कोई बैलेंस करने वाली सरफेस ही नहीं है। तो इस सैटेलाइट के हर एक कंपोनेंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, इस वजह से हर एक कंपोनेंट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो आपने वो इमेज देखी है किसी एस्ट्रोनॉट की, वो सैटेलाइट के अंदर देखो, हमारे लिए वेट की डायरेक्शन है वर्टिकल, समझो कि सरफेस के ऊपर जैसे ही हम खड़े होते तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उस वजह से हम वेट मेजर कर पाते बस। बट इस सैटेलाइट में जब ये फ्री फॉल हो रहा है, तब ना ही उसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई बैलेंस करने के लिए कोई पॉइंट है, ना ही हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करने के लिए कोई पॉइंट है। उस वजह से आपने देखा होगा कि वो एस्ट्रोनॉट जो सैटेलाइट के अंदर या फिर स्पेस रॉकेट के अंदर वैसे वैसे जैसे फ्लोटिंग कर रहे, ग्रेविटी की वजह से, या फिर ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी वहाँ पे जीरो हो गई, ये कहते हैं हम लोग, ग्रेविटी जीरो इस तरीके से कहते हैं, जितना इस डायरेक्शन में फोर्स है ना, उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स होता है, उस वजह से हम लोग ये कहते हैं ग्रेविटी जीरो है। क्लियर हो रहा है? बट इस तरीके से भी कह सकते हो कि सिर्फ ग्रेविटी है, उसे बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, उस वजह से ना ही उसे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई बैलेंस मिल रहा है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई बैलेंस मिल रहा है। इस वजह से वो अपने आप ही घूमते रहता है अंदर, वो फ्लोटिंग करते रहते हैं एस्ट्रोनॉट। तो वो किस वजह से, वो ये वाले फिनोमिना वेटलेसनेस। तो अब आपको पता चला वेट यानी क्या, जब हमें ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड में लग रहा है, तब अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स है, वो हमारे स्प्रिंग के वजह से जनरेट हो रहा है, वही हमारा वेट मेजर करता है। अब अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस को बैलेंस करने वाली सरफेस ही निकाल दूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही डाउनवर्ड में चलता रहेगा, कोई फोर्स है ही नहीं, तो फ्री फॉल हो रहा है। तो उस फ्री फॉल के टाइम पे कोई भी वेट मेजर नहीं होता है, उस वजह से उसे वेटलेस कहते हैं, और इस फिनोमिना को वेटलेसनेस कहते हैं। सेम वे में सैटेलाइट में जब सैटेलाइट घूमता रहता है, तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी कि वो भी फ्री फॉल हो रहा है, यानी कि उसके अंदर के हर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहे हैं। इस वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस सैटेलाइट के अंदर के हर एक ऑब्जेक्ट को अगर पकड़ के नहीं रखा है, तो वो अपने आप फ्लोटिंग करते रहेंगे। जो हमने एस्ट्रोनॉट की वो पिक्चर भी देखी होगी आपने, या फिर किसी मूवी में देखा होगा। चलो, तो यहाँ पे हम अपना थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट टाइम हम लाइव लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंडे से या फिर ट्यूसडे से। बाय बाय। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछना मुझे।